ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग में मैंने आपको एक मलेरिया का चर्चा किया था। इस वीडियो में आपको दूसरा एक बीमारी बताता हूँ प्रोटोजोआ होने वाला, जिसको अमीबिया पेचिस कहते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमीबिया पेचिस अमीबियासिस। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला ही रोग है। खासकर इस रोग का कारक जो होता है, एक प्रोटोजोआ का नाम मैंने दिया एंटोमीबा स्टोलेटिका नामक परजीवी। यह प्रोटोजोआ मानव के निचले आंत के निचले हिस्से में म्यूकस स्तर पर ही अपना उपस्थिति को दर्ज करता निवास स्थान बनाता है, और यह स्थिति इस तरह का बनाता है। इसका संक्रामक अवस्था का नाम ट्रोफोजोइट कहलाता है। यह कैसे संचरण करता है? दूषित भोजन और जल से यह एक मानव से दूसरे मानव तक यह फैलता है, पहुंचता है। कहा था इसका लक्षण क्या हो सकता है? सिंपल सा, जब हमारे पेट में ऐंठन, दर्द, शरीर पूरा दर्द करने लगता है, सुस्ती रहती है, कमजोरी रहती है, समझ जाए कि इसका लक्षण आने लगा है। इसका सबसे बेहतरीन लक्षण, सबसे प्रमुख लक्षण के रूप में आप कह सकते हैं, पेट में दर्द के साथ मल जब बाहर आता है तो उसमें रक्त युक्त म्यूकस रहता है, ब्लड के साथ म्यूकस लसलसापन रहता है। समझना चाहिए बीमारी का लक्षण अमीबियासिस यानी अमीबिया पेचिस, जिसको साधारण भाषा में पेचिस भी कहा था, डिसेंट्री भी कहा जाता है। इस तरह के डिजीज, इसको कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। कच्चे सब्जी फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। यहाँ तक रोगी को साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए। आसपास साफ सफाई का व्यवस्था होना चाहिए। भोजन को मक्खी से बचाकर या आप भोज्य पदार्थ को ढक कर रखें। कहा था इस तरह के रोगी को ठीक करने के लिए डिपेंडल एम बहुत अच्छा मेडिसिन के रूप में काम करता है, मेट्रोसेल, ट्रेडाजोल, ऐसे दवाओं का इस्तेमाल करके हम रोगी का बचाव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट डिजीज की बात करें। प्रोटोजोआ के बाद में कुछ कृमि से होने वाले रोग के बारे में बताऊं, जिसका हेडिंग दिया मैंने हेलमिंथिस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। इसमें एक बेहतरीन एक दो एग्जाम्पल है बीमारी का, जैसे एस्कैरियासिस, ऐसे ही टिनियासिस, दोनों के बारे में बताता हूँ। पहले एक शुरू करता हूँ। आइए मैं एक बीमारी, कृमि से होने वाला बीमारी का नाम बताऊं, एस्कैरियासिस, जिसका नाम आपका दिया गया कृमि के नाम पर ही। एक्चुअली इसका जो पैथोजेंस है, रोगजनक है, इसका नाम है एस्कैरिस लुम्बिक्वाइडस। अगर ये आप नहीं जानते तो इसको गोल कृमि भी कहा जाता है, राउंड वर्म भी कहा जाता है, गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है। और यह कृमि खासकर अंतर परजीवी के रूप में मानव में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से गंदे चीजों, भोजन या जलों के सेवन से इसका संचरण होता है। इसका लक्षण क्या हो सकता है? पेट में दर्द, भूख का न लगना, अनिद्रा यानी रातों में नींद नहीं आना, सुस्ती, बेचैनी, घबराहट, यही सब इनके, उल्टी, दस्त, ये सब इनके लक्षण है। आपने कभी देखा होगा बच्चों को रात में सोने के समय दांत पर दांत की आवाज आती है, यह मुख्य लक्षण के रूप में जाना जाता है इस बीमारी का। कैसे इससे बचा जाए, रोकथाम कैसे किया जाए? व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देनी चाहिए। खाने से पहले हाथों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। कच्चे साग सब्जी हो, फल है, इनको धोकर खाना चाहिए। कुछ दवाएं जो रोगी के लिए सही उपचार के लिए आवश्यक हो सकता है, मेबेंडाजोल, हेट्राजन, वर्मिसॉल, ऐसे दवाओं का इस्तेमाल कर रोगी को इस रोग से मुक्त किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट डिजीज बताता हूँ अलग। आइए दूसरा बीमारी कृमि का मैं बात कर रहा हूँ, कृमि से होने वाला टिनियासिस नाम है। इसका भी नाम कृमि के नाम पर ही है, टीनिया सोडियम। अगर इसको आप नहीं जानते तो अगर याद होगा फीता कृमि, इसको आप टेप वर्म भी कहते हैं, फीता कृमि। खास करके इस कृमि के कारण यह रोग होता है टिनियासिस। और इस रोग का मुख्य लक्षण आप कह सकते हैं अपच यानी कि नहीं पचने की शिकायत होती है, पेट में मचोड़ देकर तेज दर्द रहता है, सुस्ती की समस्या रहती है, घबराहट रहता है। कैसे इसको बचा जाए? जैसे उस कृमि से आपने देखा था एस्कैरियासिस से, उसी तरह टिनियासिस से भी आप बचाव के लिए सेम उपाय, यानी खाने पीने से पहले हाथों की अच्छी सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। कच्चे साग सब्जी हो या फल हो, उसको अच्छी तरह धोकर खाएं। रोगी को अगर चाहते हैं इनके पेट से फीता कृमि जल्दी निकल जाए, जैसे कैमोक्विन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो जल्दी ये कृमि हमारे पेट से बाहर निकलता है। क्योंकि ये भी आंत का ही रोग है, तो आंत में ही यह परजीवी के रूप में उपस्थित रहता है, टेपवर्म। आइए नेक्स्ट डिजीज की मैं बात करूं। आइए दूसरा डिजीज की मैं बात करूं, फ्लेरिया। यह भी वर्म से यानी कृमि से ही होता है। इसके जो पैथोजेंस है, इसका नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इस कृमि को फ्लेरिया कृमि भी कहा जाता है, फ्लेरियल वर्म भी कहा जाता है।
इस तरह की कृमि खास करके हमारे लसिका तंत्र में, ध्यान रखेंगे, लसिका तंत्र में अपना जीवन व्यतीत करता है, जिससे लसिका का बहाव रुक जाता है या अपने नहीं पहुंचता, या कृमि को पहुंचाने के लिए माध्यम यानी वेक्टर की आवश्यकता होती है। वेक्टर के रूप में क्यूलैक्स तथा एडिस नामक मच्छर इस्तेमाल होता है, यानी क्यूलैक्स और एडिस मच्छर बुचेरिया बैक्टीरिया एनिफिलेरिया कृमि का वाहक माना जाता है। कैसे इसके लक्षण है? तो सिंपल सा सिरदर्द, बुखार, विभिन्न अंगों में सूजन, ये सब के साथ साथ देखा जाता है जब लसिका बहाव रुक जाता है, इसके फलस्वरूप लसिका वाह नहीं, लसिका ग्रंथियों में लसिका का जमाव होने लगता है। जब लसिका का जमाव होता है संबंधित अंग में सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाती है। प्रभावित जो अंग होते हैं उनकी त्वचा मोटी, सूखी, रुखड़ी, रुखड़ापन और फटी फटी सी महसूस होती है, वैसा दिखाई पड़ता है। इसका महत्वपूर्ण लक्षण कैसे बचा जाए? घर के आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें, आसपास के गड्ढे नाले को ढक दें, मिट्टी से भर दें, जल जमाव ना होने दें, मच्छरों को पनपने से रोका जाए, मच्छर नाशक दवा का छिड़काव किया जाए, अपने आप को मच्छर से बचावें जिससे कि इस तरह के रोग हमारे शरीर में ना हो। रोगी को अगर उपचार की आवश्यकता है तो उनके उपचार के लिए डाइमिथाइल कार्बामोनोजाइड नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के रोग से मुक्ति पाई जाती है। आइए दूसरे तरीके का बीमारी की बात करें। आइए मैं कृमि के बाद बताऊं कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, जिसमें एक डिजीज की मैं बात करूं दाद। आइए मैं डिजीज की बात करूं कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला दाद। आप जानते हो दाद, खास, खुजली, ऐसा वर्ड आप सुनते हो, यह खास करके कवक से उत्पन्न होने वाला रोग है। 3 तरह के मैंने इसका वंश का नाम लिखा, माइक्रोस्पोरम, ट्रैकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। इन तीनों वंश के जो कवक हैं उनकी प्रजातियों से अक्सर करके इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसका संचरण संपर्क से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप रहते हैं, इस तरह के रोग आपके शरीर में उत्पन्न होता है। कैसा लक्षण, सिम्टम्स कैसा हो सकता है? तो त्वचा पर पपड़ीदार खुरदुरे चकते हो जाते हैं, उसमें तीव्र खुजलाहट रहती है, खुजलाहट की वजह से लाल लाल रैशेस हो जाते हैं, इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं किसके? दाद के। कैसे इसे बचाव किया जाए? संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में ना रहें, उनसे बचें, रोगी द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का प्रयोग ना करें, उनको आप साफ सुथरा रखें, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखें। उनके लिए इस्तेमाल, रोगी को इस रोग से बचने के लिए कई तरह की क्रीम आते हैं, जैसे रिंग कटर है, रिंग गार्ड है, जालिम लोशन है, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करके इस तरह से रोगों का बचाव किया जा सकता है। दूसरा बीमारी की बात करूं, अभी तक आप संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे थे, यानी वैसा रोग जो एक से दूसरे में संचरित होता है, किसी न किसी पैथोजन से, किसी न किसी वेक्टर से, किसी न किसी माध्यम से। लेकिन अब जो मैं रोग के बारे में दूसरा बता रहा हूँ, असंक्रामक या असंचरणीय रोग, जिसको आप नॉन इन्फेक्शस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, यह होता है, यह रोग किसके कारण होता है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका संचरण एक से दूसरे में नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, देखें। आइए नॉन इन्फेक्शस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक एग्जांपल एलर्जी के बारे में समझाऊं। सिंपल से एलर्जी को अति संवेदनशीलता भी कहा जाता है। एक्चुअली एलर्जी है क्या? एलर्जिक रिएक्शन किसको कहते हैं? तो सिंपल सा आप कह सकते हैं एलर्जेंस के प्रति कुछ ऐसे वस्तुएं जिनके प्रति शरीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है, वैसे वस्तु को एलर्जेंस कहा जाता है। एलर्जेंस के प्रति शरीर के प्रतिकूल प्रतिक्रिया को एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी कहा जाता है। आखिर एलर्जेंस का एग्जाम्पल क्या है? तो वो मैं बताया, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं, चाहे वो खाने योग्य हो या कुछ दवा के रूप में हो, परागकण फूल पर होते हैं नन्ना कण के रूप में, धूल कण है, इनके प्रति कुछ ऐसे व्यक्ति के शरीर है जो रिएक्ट करता है, ऐसे वस्तु को एलर्जेंस कहा जाता है। कैसा ये सिम्टम्स दिखेगा? तो त्वचा पर लाल होना, त्वचा पर चकता हो जाना, खुजलाहट रहना, बार बार छींक आना, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, ये सब लक्षण है आपके एलर्जी के। कहा जाता है एलर्जी का मुख्य कारण हमारे शरीर से रिलेटेड क्या है? कुछ मैं फिजियोलॉजी की बात करूं, एलर्जिक पदार्थ है वह हमारे शरीर के मास्ट कोशिका, एक बेहतरीन एक विशेष प्रकार की कोशिका मास्ट सेल, उनको
हिस्टामिन स्रावित करने के लिए, हिस्टामिन एक रासायनिक पदार्थ है, इसको वैसोडायलेटर भी कहते हैं। इसको स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरित होने पर यह जब अधिक स्रावित होता है तो रक्तवाहिनियां फैलने लगती है। इसका काम है रक्तवाहिनी को फैलाना, और रक्तवाहिनियां जब अधिक फैलेगी संबंधित जो अंग होंगे उसकी त्वचा फूलने लगेगा, वहां लाल रंग हो जाएगा और उसमें खुजलाहट आने लगती है। इसकी वजह से एलर्जी का मेन कारण मैंने आपको बताया। यहाँ तक मैंने आपको बताने की कोशिश किया इस सिम्टम्स का। एलर्जी कुछ ऐसे रोग है जिसका जनक भी माना जाता है, जैसे कि दम्मा, जिसको अस्थमा कहते हैं। इससे बचाव का सिंपल सा तरीका है एलर्जेंस, यानी जिससे हमारा रिएक्शन होता है हमारे बॉडी को, उस एलर्जेंस से हम बचें, दूर रहे और एलर्जी से हम सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कैंसर के बारे में बताऊंगा।